जय श्री राम दोस्तों, वेलकम है आपका द लर्नर्स अकेडमी में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर सेकंड राजा किसान और नगर के 1 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रियदर्शी का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन 1 शक्तिशाली, अपनी प्रजा को प्रेम करने वाला, मनोहर मुखाकृति वाला, सभी का प्रिय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मनोहर मुखाकृति वाला। प्रियदर्शी सम्राट अशोक को कहा जाता था। इसका एक अर्थ ये भी होता है देखने में प्रिय है। देखने में प्रिय, ठीक है। क्वेश्चन 2, 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इसके कारण थे ए अच्छी उपज, बी लोहे की खदान, सी गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन सुलभ, डी जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। ऑप्शन 1 ए और बी, ऑप्शन 2 बी और सी, ऑप्शन 3 ए बी और सी, ऑप्शन 4 है ए बी सी और डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ए बी सी और डी। चारों के चारों ही कारण थे जिसके कारण हमारा मगध जो है सबसे शक्तिशाली राज्य या महाजनपद बन गया था इस शताब्दी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित लिपियों में से किसका अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा निकाला गया। ऑप्शन 1 बंगाली और देवनागरी, ऑप्शन 2 संस्कृत और प्राकृत, ऑप्शन 3 ब्राह्मी और खरोष्टी, ऑप्शन 4 यूनानी और इंडो यूनानी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1838 में निकाला गया था। इस लिपि का प्रयोग सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में किया है, ठीक है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कारण की पहचान कीजिए जिसके कारण राजा अशोक को प्रजा द्वारा देवानाम पिय और प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन 1 अशोक ने अपने आप को आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, ऑप्शन 2 उसने देवपुत्र की उपाधि धारण की, ऑप्शन 3 पुरालेख शास्त्रियों ने उसे देवान पिय के रूप में जाना, ऑप्शन 4 उसने धम्म के माध्यम से समाज की भलाई की। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 सम्राट अशोक ने अपने धम्म के माध्यम से समाज की भलाई की। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से मगध की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन 1 राजगृह, इसे राजगाह भी कहते हैं और राजगीर भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 उज्जैन, ऑप्शन 3 तक्षशिला, ऑप्शन 4 गांधार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1 राजगृह। राजगृह या राजगाह मगध की राजधानी थी। ये राजधानी थी 600 BC से 400 BC तक, ठीक है। क्वेश्चन 6, 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम लिखिए। ऑप्शन 1 तक्षशिला, सुवर्णगिरी, मगध, ऑप्शन 4 कौशल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 मगध। क्वेश्चन नंबर 7, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी बनी। 1 राजगाह, 2 पाटलिपुत्र, 3 कौशाम्बी, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी बनी। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले थी मगध की राजधानी राजगाह। क्वेश्चन 7, किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त की। ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, 2 बिंदुसार, 3 सम्राट अशोक, 4 दशरथ मौर्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। कलिंग का युद्ध 360 BC में हुआ जिसमें सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त की। इस सम्राट ने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृत पत्थरों और पॉलिश के स्तंभों पर लिखा है। ऑप्शन 1 बिंदुसार, सम्राट अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2 सम्राट अशोक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कुषाण शासकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन 1 इन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया, ठीक है। ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ में एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई, ये भी ठीक है। ऑप्शन 3 इन्होंने अपने नाम के आगे स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण की, नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 3 गलत है। इन्होंने स्वर्गपुत्र की नहीं देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। ऑप्शन 1 बाणभट्ट की, हरिसेन की, समुद्रगुप्त की या विशाखादत्त की। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हरिसेन की। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी जो कि समुद्रगुप्त के राजकवि थे। समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन, जबकि बाणभट्ट ने
हर्षचरित लिखी शूद्रक मृच्छकटिकम विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन 12 हरिसेन किसके राज कवि थे? हर्षवर्धन के, विक्रमादित्य के, समुद्रगुप्त के या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त के। किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? कई बार जीर्णोद्धार की जगह मरम्मत भी लिखा होता है, ठीक है। ऑप्शन 1 मौर्य शासक, 2 कुषाण शासक, शक शासक या वाकाटक शासक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 शक शासक ने करवाया था। करवाने वाले का नाम था रुद्रदमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आरंभिक तमिल साहित्य में अनिमेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ऑप्शन 1 बड़े किसानों के लिए, हलवा के लिए, दासों के लिए, इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 3 दासों के लिए। जबकि बड़े किसानों के लिए वेल्लार शब्द यूज किया गया है, कई जगह वेल्लालर भी है। हलवा के लिए उलवर शब्द प्रयोग किया गया है और दासों के लिए अनिमेय शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन 15 आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है? नारद स्मृति, मनुस्मृति, व्यास स्मृति या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 मनुस्मृति, जिसकी रचना 200 BC से 200 AD के बीच में की गई थी और ये संस्कृत भाषा में लिखा है, ठीक है। किस भाषा में लिखा है ये? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन 2। क्वेश्चन 16 बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित किस शासक की जीवनी? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त की, अजातशत्रु की, हर्षवर्धन की, इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की जीवनी है हर्षचरित, जिसकी रचना की है बाणभट्ट ने। इसका और जो हर्षवर्धन थे कन्नौज के राजा थे। क्वेश्चन 17 प्रभावती गुप्त के संदर्भ में कथन असत्य है? कौन सा बताना है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामित्व की, करेक्ट है ये। इन्होंने भूमि दान दी, हाँ दंगुन गांव इन्होंने दान में दिया था। क्वेश्चन 17 प्रभावती गुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी, उन्होंने भूमि दान दी, इनका विवाह वाकाटक नरेश से हुआ था और ये समुद्रगुप्त मौर्य और ये चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी। तो इसका ऑप्शन 4 गलत है, क्योंकि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री नहीं थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है। जबकि इन्होंने भूमि को दान में दिया था, हाँ दान में दिए गए गांव का नाम था दंगुन, ठीक है। दंगुन गांव इन्होंने दान में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ये चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी, जो कि असत्य है। क्वेश्चन 18 पेरिपल्स यूनानी भाषा शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री यात्री, समुद्र, समुद्री यात्रा, समुद्री नाविक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 समुद्री यात्रा। पेरिपल्स जो कि यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा। क्वेश्चन 19 शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किन शासकों ने जारी किए? ऑप्शन 1 सातवाहन शासक, कुषाण शासक, हिंद यूनानी शासक, योधेय शासक। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 3 हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सिक्के जारी किए थे, जबकि कुषाण शासकों ने सोने के सबसे पहले सिक्के जारी किए थे, ठीक है। क्वेश्चन 20 ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा कब निकाला गया? तो ऑप्शन 1 है हमारा 1835 में, 2 1838, 3 1845, 4 1848 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 1838 में। क्वेश्चन 21 अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जनपद का क्या अर्थ है? जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड जिस पे किसी जन का पांव पड़ा हो। देखिए जनपद जो है 2 शब्दों से बना है, एक तो जन और दूसरा है पद। जन मतलब लोग, परिवार या बांधव, पद का मतलब है उनके पैर। जब किसी जमीन पे वो आके बसते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? जनपद, ठीक है। क्वेश्चन 23 मौर्य काल के दौरान अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी। इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। इनका असली नाम पूछे तो इनका असली नाम था विष्णुगुप्त। इन्हें चाणक्य और कौटिल्य कहा जाता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, ठीक है। क्वेश्चन 24 मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में, ठीक है, लगभग 321 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन 25 है हमारा आहत सिक्के से क्या अभिप्राय है? धातुओं के टुकड़ों पर
औजारों से प्रहार करके आकृतियाँ बनाई जाती थी, इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। और ये जो सिक्के होते थे ये सोने और चांदी के होते थे। किसके अगर होते थे पूछा जाए तो सोने और चांदी के होते थे, ठीक है। इन पे चोट पहुंचा करके किसी चीज़ से इन्हें आकार दिया जाता था और इन पे प्रकृति के चिन्ह बने होते थे, ठीक है। और इन्हें आहत सिक्कों को पंचमार्क कॉइन भी कहा जाता है। क्वेश्चन 26, एरिथ्रियन यूनानी भाषा में डैश को कहते हैं, किसे कहते हैं? लाल सागर को, लाल सागर को कहते हैं, ठीक है। एक यूनानी नाविक हुए हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है अपनी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जिसमें बताया कि उन्होंने किस तरीके से लाल सागर की यात्रा की है, ठीक है। अब किसने लिखी अभी तक पता नहीं चला, तो अज्ञाती बताए जाते हैं। क्वेश्चन 27, अग्रहार भूमि से क्या अभिप्राय है? ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को अग्रहार भूमि कहते थे। इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होता था। उदाहरण के लिए आपका दंगुन गांव, ठीक है। क्वेश्चन 28, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते। क्वेश्चन 29 है हमारा, राजगाह का क्या अर्थ है? राजगाह का अर्थ है राजाओं का घर, राजाओं का घर। क्वेश्चन 30, समूह शासन किसे कहते हैं? समूह शासन या फिर ओलिगार्की पूछे, करेक्ट इसका सेम आंसर यही होगा। सत्ता पुरुषों के समूह के हाथों में होती है जिसे समूह शासन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका रोमन साम्राज्य में था सीनेट, ठीक है। क्वेश्चन 31, श्रेणी किन्हें कहा जाता था? आंसर इसका उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। क्वेश्चन 32, पाटलिपुत्र का नाम किस गांव के नाम पर पड़ा? ये किस गांव के नाम से विकास हुआ? तो पाटलिपुत्र जो है वो पाटिल ग्राम नाम से हुआ है, ठीक है। पाटिल ग्राम के नाम से इसका नाम विकसित हुआ, जिसे आज के टाइम पे पटना कहते हैं। क्वेश्चन 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन 33 है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति अन्य किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। इसकी रचना हरिसेन ने की थी, ठीक। और ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। क्वेश्चन 34, गृहपति किसे कहते हैं? आंसर इसका गृहपति जो है घर के मुखिया को कहते हैं। ये घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर इसका नियंत्रण होता था। जबकि पाली भाषा में भी गृहपति शब्द का उल्लेख है, जो कि छोटे किसानों के लिए किया जाता था, ठीक है। छोटे किसानों के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन 35, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है 6ठी शताब्दी से पूर्व में नगरों में उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे, थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी होती थी। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता था, ठीक है। संक्षेप में इन्हें NBP कहा जाता है। भारत में शुरू हुए दूसरे या कहीं द्वितीय नगरीकरण को दर्शाते हैं, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण को दर्शाते हैं, ठीक। क्वेश्चन 26, दानात्मक अभिलेख से क्या अभिप्राय है? आंसर है इसका क्वेश्चन 26, दानात्मक अभिलेख से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन 36, दानात्मक अभिलेख से क्या अभिप्राय है? जिन अभिलेखों, इसका आंसर हो जाएगा जिन अभिलेखों से धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण मिलते हैं, ठीक है। दिए गए दान के विवरण मिलते हैं, उन्हें दानात्मक अभिलेख कहा जाता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, क्वेश्चन 37, कुषाण और गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों में एक अंतर लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण ने जो सिक्के किए थे वो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए प्रथम शताब्दी ईस्वी में। और ये जो सिक्के होते थे इनका आकार, वजन उस टाइम के रोमन सम्राट और ईरान के पार्थियन शासकों के समान होता था, ठीक है। जबकि जो गुप्त शासकों ने किए वो सबसे भव्य सोने के सिक्के कहे जाते थे और इनमें प्रयोग होने वाला जो सोना होता था वो उस टाइम सबसे उत्तम माना जाता था। इनका प्रयोग दूर के व्यापारों के विनिमय के लिए किया जाता था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।